अपनी एक स्वयं की संस्था चलाते हैं, पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति। श्री आनंद जी पटेल विभिन्न केवीके में मार्गदर्शन देते हैं मधुमक्खी पालन के ऊपर, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी वो अन्य संस्थानों के लिए सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। मैं श्री आनंद जी पटेल को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री आनंद जी पटेल, अपना धन्यवाद, उद्बोधन दे। धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। एक मिनट। पहले पीपीटी मुझे देखना पड़ेगा। अपने होस्ट शायद एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन पीपीटी तो शेयर नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट आपका। सर ये स्क्रीन में वो नहीं आ रहा, पीपीटी शेयर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी आ रहा था, फिर से प्रयास कीजिए। हाँ, अभी आ रहा था। आ रहा था। जी जी मेरी जी, फिर से मेरी स्क्रीन में करिए। पता नहीं क्या ब्लर हो रहा है, क्या हो रहा था। फिर से प्रयास कीजिए, आ रहा था अभी। सर आ रहा है। मेरे में इसमें दिख नहीं रहा है। एक मिनट। आप पहले प्रेजेंटेशन खोल लीजिए और फिर उसके बाद ओके ओके ओके, वही मुझे लग रहा है कि प्रॉपर इस पे कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। फुल स्क्रीन कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी चलेगा, आप करिए। बढ़िया दिख रहा है। दिख रहा है। जी जी, अब ठीक होगा सर, है ना? बहुत बढ़िया है। जी जी। तो सबसे पहले तो आप सभी को सादर नमन, प्रणाम। और मैं भोपाल से जुड़ा हूं, आनंद पटेल। और मैं भगवान सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इतने अच्छे सत्र में जोड़ा। मैं अभी इसमें सिर्फ 5 मिनट ही जुड़ा हुआ था, तो वो 5 मिनट में ही मुझे पता चल गया कि ये जो है बहुत बहुत अच्छे कॉज के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि
अभी जिस तरह की जो बातें हो रही हैं स्वास्थ्य को लेके और पर्यावरण को लेके, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और चूंकि ये थोड़ा विषय ऐसा लग रहा है कि शायद मधुमक्खी पालन का और इसका कैसे हम इनको कोरिलेट करें, दोनों चीजों को हम कैसे जोड़ें, तो अभी ये मधुमक्खी पालन अभी हालांकि 20 मई को एक जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो मनाया जाता है पूरी दुनिया में, तो 20 तारीख को ही समर्पित था ये पूरा प्रेजेंटेशन। ये भोपाल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था। चूंकि हमने भोपाल विश्वविद्यालय में एक बी ट्रेल भी हमने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, जो मध्य प्रदेश की पहली ट्रेल है जिसमें जितनी भी हमारी भारत की जो मधुमक्खियां हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो मधुमक्खियों के ऊपर हमारा जो काम है, पिछले हम 8-10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो भारतीय मधुमक्खियों के ऊपर है। हमारा काम इंडियन हनी बीज के ऊपर हमारा काम है और शहद के ऊपर हमारा ज़्यादा काम नहीं है। हम परागण सेवाओं के ऊपर हमारा पूरा काम हम लोग अभी करते हैं। तो ये 20 तारीख को विश्व मधुमक्खी दिवस था और इसका उद्देश्य यही था कि हम ये एक छोटे से जीव के प्रति हम लोगों में जागरूकता फैलाएं कि ये इसकी हमारे इकोसिस्टम में और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में या हमारे मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो ये एक 2 थालियां इसमें दिख रही हैं आप सभी को, 2 थाली दिख रही हैं। ऐसे समझाने के लिए मैंने इसको किया हुआ था। एक थाली जो दिख रही है जिसमें सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, सभी तरह की दालें हैं, आपके सब्जियां हैं, और दूसरी वाली जो थाली है उसमें सिर्फ ब्रेड है और चावल है। तो हम हमारे लोगों से पूछते हैं कि ये 2 थाली में से आप कौन सी थाली लेना पसंद करेंगे, तो जाहिर है कि ये पहली वाली थाली के ऊपर ही बात होती है, दूसरी वाली थाली के ऊपर बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें पूरी सभी चीजें हैं जो हमारे आहार के लिए जरूरी होती हैं। फिर इसमें हम बताते हैं कि यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो हमको दूसरी वाली थाली मिलेगी, और मधुमक्खियां रहती हैं तो हमको पहली वाली थाली मिलेगी। तो ऐसा क्या है कि यदि मधुमक्खियां खत्म होती हैं तो ये पहली वाली थाली हमको नहीं मिलेगी और दूसरी वाली थाली ही मिलेगी। तो जो परागण से आदरणीय आपकी जी हेलो जी आदरणीय आपकी ये फर्स्ट स्क्रीन है साइंटिफिक बी कीपिंग, वो दिख रही है। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है ये वाला, एक मिनट। हाँ, थोड़ा स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, एक बार फिर से वो करेंगे तो शायद बढ़ जाए। इसको मिनिमाइज करके चलेगा? अब दिख रही है सर? अब बढ़ रही। हाँ, तो फिर इसको मिनिमाइज करके ही चलने देते हैं। जी जी जी। तो ये परागण सेवाओं के ऊपर ही हमारी बात होती है कि यदि मधुमक्खियां रहती हैं तो हमको पहली वाली थाली मिलेगी। ये 2 थाली की हम बात करते हैं। पहली वाली थाली में जिसमें सभी ड्राई फ्रूट्स और सारी सब्जियां हैं, फल हैं, और दूसरी वाली थाली में सिर्फ ब्रेड है और चावल है। तो हम बात यही करते हैं कि यदि मधुमक्खियां होती हैं तो हमको पहली वाली थाली मिलेगी, और मधुमक्खियां नहीं रहती हैं तो हमें दूसरी वाली थाली मिलेगी, क्योंकि परागण सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितनी भी जो फसलें हैं, सिर्फ गेहूं चावल को छोड़ के सभी में परपरागण होता है और स्वयं परपरागण होता है। और ये 2 फसलों को हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं जो जिनमें स्वयं परागण होता है, हवा के द्वारा या इसके द्वारा आपका स्वयं के द्वारा होता है। तो ये हम कहते हैं कि यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो खाना नहीं रहेगा, और भोजन नहीं रहेगा तो हमारा भविष्य नहीं रहेगा। तो हमारी थाली में से ये सारी चीजें सब विलोप हो जाएंगी, कुछ भी हमको खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि यदि इस धरती से मधुमक्खियां खत्म होती हैं तो इंसान भी 4 साल से ज्यादा या लंबे समय तक इस धरती पे जीवित नहीं रह पाएगा। अभी हर साल एक थीम रहती है मधुमक्खी दिवस की, तो हालांकि पहले का है कि मधुमक्खियों का हमारी कृषि में कितना योगदान है। यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो ये हमारी फसलें नहीं होंगी। वो ऐसा बताते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 20,000 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। भारत में 800 तरह की मधुमक्खियां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो लगभग 1200 तरह की मधुमक्खियां हैं, जिसमें से 4 मक्खियां ही ऐसी हैं जो हनी का प्रोडक्शन कर सकती हैं। क्योंकि हम अभी हमारी इंडियन हनी बीज के ऊपर ही बात करते हैं, जो नेटिव स्पीसीज हैं हमारी, लोकल हनी बीज हैं, हम विदेशी मक्खी के ऊपर बात नहीं करते हैं।
मधुमक्खी पालन का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। यदि हम देखते हैं तो मिस्र के पिरामिड में भी छोटी छोटी बॉटल्स उसमें हनी की मिली हुई हैं। इसके अलावा यदि हम ऋग्वेद में भी देखते हैं तो ऋग्वेद में भी इस द्रव्य का जो है हनी का, शहद का उसमें वर्णन है। और दूसरा ऐसा कहते हैं कि सृष्टि में जब जब मनुष्य का जन्म हुआ और पहला कोई भी मीठा जो द्रव्य उसने चखा वो शहद ही था। तो ऐसे करके हम इसके इतिहास को भी हम देख सकते हैं कि बहुत पुराना इतिहास है मधुमक्खी पालन का। हालांकि पहले का जो तरीका वो अलग था और जो नया तरीका वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अभी का जो तरीका साइंटिफिक है, पहले का तरीका भी उसके उस समय के हिसाब से साइंटिफिक ही था और हमसे ज़्यादा साइंटिफिक था, ऐसा हम बोलते हैं। हमारे यहाँ पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी के भी कुछ शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में भी, गुफाओं में भी मधुमक्खियों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। सुग्रीव भी मधुबन के राजा थे, ऐसा कहते हैं कि जो किष्किंधा के राजा थे, और मधुबन का जिक्र होता है तो मधुमक्खियों के कारण ही होता है। ये कुछ पुराने परंपरागत जो मधुमक्खी पालन है, आप देख रहे घड़ों के अंदर मधुमक्खियों को पाल रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे ये आपके हाउस बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हैं, इनमें उन्होंने पाल के रखा हुआ है। जो पेड़ के खोखले तने होते हैं, लॉग होते हैं, उनके अंदर भी पाल के रखा था। ये पुराना तरीका जो था। अभी भी यहाँ पे होता है। हम लोग तामिया में और पातालकोट जो नारदेव वाले एरिया में काम करते हैं, तो कुछ जगह पे इस तरह का ये जो बांस में मधुमक्खियों का पालन करते हैं। हालांकि मेरे यहाँ भी, मैं खुद भी पाल के रखा हुआ है बांस के लॉक के अंदर, यहाँ भोपाल में। ये हमारे इधर का ही फोटो है, ये जो घर का ही फोटो है जिसमें ये दिख रहा होगा छोटा छेद मधुमक्खी का। ये हमारा आधुनिक तरीका है जिसमें हम मधुमक्खियों को बॉक्स के अंदर, लकड़ी से निर्मित बॉक्स के अंदर हम इनको पालते हैं। तो ये हमारा आधुनिक तरीका है। और अभी हालांकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मधुमक्खियां धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं। उसका रीज़न भी हमें पता है कि पहले जितनी मधुमक्खियां थीं अब वो उतनी अभी हमको देखने को नहीं मिल रही हैं। एक तो इनका हनी हंटिंग, जो परंपरागत हनी हंटर्स हैं, वो मधुमक्खियों का शिकार करने वाले लोग उनको क्षति पहुंचाते हैं धुआं देके, आग लगा के। दूसरा जो हमारी रासायनिक खेती है जिसमें हम इतने सारे इनपुट्स वगैरह डालते हैं, हाई जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स हैं और बहुत सारे जहरीले जो रसायन, कीटनाशक, खाद वगैरह ये सब डालते हैं, तो इसके कारण से भी मधुमक्खियों की संख्या धीरे धीरे करके कम हो गई है। और दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसके कारण भी, मौसम परिवर्तन के कारण भी जलवायु का जो चक्र है उसमें परिवर्तन आया है, तो मधुमक्खियां भी इसके कारण कम होते दिखी हैं। अभी टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन वगैरह भी सब उपयोग कर रहे हैं। तो हम एरियल स्प्रे करते हैं, ऊपर से स्प्रे करते हैं, तो इसके द्वारा भी हमारे जो मित्र कीट है, मधुमक्खियों के अलावा अन्य जो परागण करने वाले कीट हैं, उनको भी हानि पहुंचती है। तो ये, हालांकि मैं आगे करता हूँ इसको थोड़ा। तो अभी सीधा हमारी मधुमक्खियों के बारे में हम आते हैं कि हमारे भारत में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने तरह की मधुमक्खियां देखने को मिलती हैं। तो हमारे यदि हम देखते हैं, भारत की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भी 4 तरह की मधुमक्खियां मिलती हैं। एक ये जो पहला वाला दिख रहा है, ये डॉर्सेटा है, एपिस डॉर्सेटा इंडिका। इसको भौर मक्खी बोलते हैं या इंडियन रॉक भी बोलते हैं। और हमने देखा है बड़े बड़े टंकियों के ऊपर, बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर अपना घर बनाती है। एक सिंगल छत्ता बनाती है और काफ़ी बड़ा छत्ता बनाती है, और ये काफ़ी एग्रेसिव होती है, और ये थोड़ा माइग्रेटरी नेचर की होती है, इधर उधर अपना छत्ते को शिफ्ट करती रहती है, नीचे का भी छत्ता नहीं बनाएगी। तो एक प्रजाति तो हमारी ये हो गई। दूसरी प्रजाति हमारी ये एपिस फ्लोरिया इंडिका है। इसको हम डारवा भी बोलते हैं, कहीं मोहरस भी बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा सा छत्ता बनाती है, जनरली अमरूद के पेड़ पे, झाड़ियों में, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर ये अपना छत्ता बनाती है। और मक्खी थोड़ी छोटी होती है जिसपे सफ़ेद कलर की छोटी छोटी धारियाँ होती हैं। तो ये भी माइग्रेटरी नेचर की होती है, एक इधर से उधर ये अपना छत्तों को शिफ्ट करती रहती है ये। और फिर तीसरी आती है हमारी एपिस सेरेना इंडिका। ये इसको सतपुड़ी, सतघरा बोलते हैं। ये अंधेरे में रहना पसंद करती है और ऊपर छत्ता नहीं बनाती है।
ये मिट्टी के बमीठे में या पेड़, जो पुराने पेड़ हैं उनके खो करके अंदर अपना ये छत्ता बनाती है। और छत्ता बनाती है, और जनरली ये सतपुड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर समानांतर 7 छत्ते बनाती है, अधिकतर 7 छत्ते ऐसे लगातार समानांतर 7 छत्ते बनाती है, इसलिए इसको सतपुड़ी बोलते हैं। और दूसरी ये ट्राइगोना है, जिसको डंक रहित मधुमक्खी बोलते हैं, बिना डंक वाली मक्खी है, इसमें डंक नहीं होता है। तो अपन में इस 4 मधुमक्खियों के प्रकार में हम ये 2 मधुमक्खियों को नहीं पाल सकते, ऊपर वाली को, ये डॉर्सिटा को नहीं पाल सकते हैं, भौर को, और इसको डार्वा को नहीं पाल सकते हैं, फ्लोरिया को। इसको बड़ी मक्खी या छोटी मक्खी भी हम बोल सकते हैं। और ये वाली सरेना है, और ये दोनों बिना डंक वाली, इनको हम अपने घर में पाल सकते हैं। तो अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे करके परागण की थोड़ी समस्या है, तो आप अपनी घर के छत के ऊपर आप ये बिना डंक वाली मक्खी का छत्ता लगाइए, बॉक्स लगाइए, तो ये परागण भी करेगी और आपको हनी भी मिलेगा। तो ये हमने भोपाल में बहुत जगह जगह लगा रखा है, इंदौर में भी लगा रखा है, तो ये डंक नहीं रहता और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी मक्खी है। ये हमारी विदेशी मक्खी है, जिसको एपिस मेलिफेरा या इटालियन मधुमक्खी या ऑस्ट्रेलियन हनी भी बोलते हैं। तो व्यापारिक रूप से अभी ज़्यादातर इसी का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें हनी का प्रोडक्शन काफ़ी होता है, लेकिन इसको माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। छोटा मधुमक्खी पालक है, उसके लिए थोड़ा दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो या तो उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते हों, बॉक्स हों, तो वो उसको माइग्रेशन करने में आसानी हो और उसको अच्छा लाभ भी प्राप्त हो। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारी डॉर्सेटा, थोड़ा क्लोज आप देख रहे हैं, भौर मक्खी है, बड़े साइज में होती है। ये हमारा, ये देखी होगी आपने, ये वाला डार्वा है, ये अधिकतर देखने को मिलती है ये वाली। ये हमारी सरेना है, ये लेकिन ऊपर नहीं मिलेगी आपको, या तो मिट्टी के बमीठे में मिलेगी या फिर अपन इसमें मिलेगी, हमारे पुराने पेड़ की कोटर में। ये ट्राइगोना है, बिना डंक वाली मक्खी है। ये भौर के छत्ते ये देखे होंगे, बड़े वाले पेड़ों के, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ये इस तरह से कई छत्ते भी एक साथ देखने को मिलेंगे। ये बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए हैं, छत के यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये मक्खी है। ये सतपुड़ी है, ये सतपुड़ी इस तरह से छाते बनाती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके समानांतर पैरेलल 7 छत्ते बनाती है, और ज़्यादा भी बनाती है, अधिकतर 7 देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अपन सतपुड़ी, सतघरा, सतमुड़ी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये बहुत जगह है हमारे, इसमें बैतूल में दिखती है, छिंदवाड़ा में दिखती है, मंडला में दिखती है, अनूपपुर है, डिंडोरी है, ज़्यादातर उस तरह के एरिया हैं, यहाँ इसकी अच्छी तादाद है, और इसके ऊपर बहुत सारी संस्थाएं काम भी कर रही हैं परागण सेवाओं के लिए। हनी को लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है हमारा, हम लोग का जो काम है वो परागण सेवाओं के लिए करते हैं कि भाई यदि अच्छे से परागण होगा तो हमारी फसलों में पैदावार अच्छी होगी। और जैसे हम बात करते हैं ना कि गाय पालते हैं, तो भाई गाय के दूध की बात ना करके हम गौमूत्र और गाय के गोबर की हम बात करें, जिससे हम हमारी फसल को या जैविक खेती को अच्छे से हम कर सकें। तो वैसे ही इसमें हम लोग मधुमक्खी, हमारा जो मॉडल है वो बी कीपिंग फॉर पॉलिनेशन सर्विसेज, परागण सेवाओं के लिए मधुमक्खियाँ। जब मधुमक्खी का पालन करेंगे तो शहद तो हमको वैसे भी मिलेगी। तो मधुमक्खी पालन से कुछ जो बेनिफिट्स हैं, कुछ क्या फ़ायदे होंगे, तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से जो फ़ायदे हैं वो हमें जाहिर है कि मधुमक्खी पालेंगे तो हमें शहद मिलेगी, हमें पराग मिलेगा, हमें मोम मिलेगा, रॉयल जेली मिलेगी, मधुमक्खी से हमको जहर भी मिलेगा, जिससे आजकल बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बी वेनम होता है, आर्थराइटिस वगैरह का इलाज वगैरह के लिए भी उपयोग करते हैं। और मधुमक्खी के परिवार को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उससे भी जो परिवार कॉलोनीज हैं उनको बेच के भी हमको पैसा मिलेगा। प्रोपोलिस है, ये सारी सब चीज़ें मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाले बी हाई प्रोडक्ट्स हैं। और जो फिर इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो परागण सेवाएं हैं, पॉलिनेशन सर्विसेज को लेके। और ऐसा भी कहते हैं कि जहाँ मधुमक्खियाँ काम करती हैं वहाँ पे रोग भी कम लगते हैं, ऐसा आदिवासी क्षेत्रों में लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं ऐसा कि मधुमक्खियाँ रहती हैं तो वो पराग वगैरह और रस वगैरह जब ले लेती हैं तो उनमें फूलों में नेक्टर, पॉलन नहीं रहता है, तो आपके रोग भी कम मिलेंगे।
ये शहद है, हमारा मोम है, ये पराग है, ये रॉयल जेली है, ये आपका प्रोपोलिस है और ये मधुमक्खी की कॉलोनी है। अब ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें हम देख रहे हैं चित्र में कि ये ऊपर परागण का प्रभाव हम देख रहे हैं। ये सेब है और ये करेला है और ये नीचे नीचे भी हमारे करेला, सेब और ककड़ी है, कुकुम्बर है, खीरा है। तो ये ऊपर वाली क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिल रही है और नीचे वाली क्वालिटी में देख रहे हैं यहाँ से ये ककड़ी थोड़ी पतली हो गई है, सेब में छेद है और ये इसका सेब भी थोड़ा चेंज हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि यदि समय पर परागण होता है, यदि टाइमली पॉलिनेशन होता है तो ये हमारी क्वालिटी इस तरह की मिलेगी और समय पे यदि परागण सही ढंग से नहीं होता है तो ये इस तरह की हमें गुणवत्ता मिलेगी। तो जाहिर है कि इस तरह के उत्पाद को हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो हम इनको ही ज़्यादातर खरीदते हैं और पैसा भी इनसे हमें सेल करने से अच्छा मिलता है। तो चूँकि मधुमक्खी हमें पता है कि 24 घंटे काम करती है बिना रुके हुए, दिन में बाहर का काम और रात में अंदर का काम। बाहर का काम मतलब रस को लाना, पराग को लाना, पानी को लाना और रात के समय पूरे छत्ते का बिल्कुल उसकी क्लीनिंग करना, दूसरी मधुमक्खियों को फीडिंग कराना, ये सब सारा काम, भोजन कराना, ये सब काम मधुमक्खियों का रहता है। तो वो 24 घंटे काम करती है। ये देख रहे टाइमली पॉलिनेशन, समय पे जो परागण हो रहा है तो ये गुणवत्ता है और समय पे परागण यदि नहीं होता है ये गुणवत्ता। हालांकि अलग परागण करने वाले बहुत सारे मित्र कीट हैं हमारे, लेकिन जिसमें मधुमक्खियों की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 80 से 85% जो भूमिका है वो मधुमक्खियों की होती है। बाकी अन्य परागण करने वाले कीटों की होती है जिसमें भंवरे हैं, दूसरे बीटल्स हैं, पक्षी हैं, इस तरह से ये परागण है। परागण प्रक्रिया हमें पता है अच्छे से कि नर फूल से मादा फूल तक जो पराग जो है, मधुमक्खियां या दूसरे परागण करने वाले कीट जब पहुंच जाते हैं तो फूल से फल बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, अन्यथा हमें हमारा उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। ये दक्षिण गुजरात का है, ये बड़ी स्थिति वहाँ की गड़बड़ है, आप देखेंगे ये वाला एक फोटो है। ये साउथ गुजरात की है, चूंकि हम लोग उधर वलसाड वगैरह और धर्मपुर और सिलवास, इस वाले डांग वगैरह वाले एरिया में जब काम करते थे तो कुछ जगह हमें ऐसा देखने को मिला है कि जैसे कपास की खेती बहुत होती है गुजरात में, तो वहाँ जब कपास में फूल आते हैं, कपास की फसल में जब फ्लावरिंग आती है तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। ये टोकनी रखी हुई है बच्ची और इसमें फूल रखे हुए हैं। तो ये हैंड पॉलिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ से परागण कर रहे हैं। तो स्थिति बड़ी ही विषम स्थिति है क्योंकि यहाँ इतना सारा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड खेतों में डाला है कि मित्र कीट, हमारे परागण करने वाले कीट सारे खत्म हो गए। फिर परागण होगा कैसे? तो परागण के लिए फिर ये छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि बच्चों को इसलिए क्योंकि उनकी उंगलियां पतली होती हैं और वो फूलों से, नर फूल से पराग को मादा फूल के स्टिक वहाँ तक इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये स्थिति बड़ी विषम स्थिति है। तो मेरा अभी जैसे कहने का यही कि अभी हम लोग जो खेती जो कर रहे हैं वो हम लोग जहर की खेती कर रहे हैं। हम लोग जो खेती कर रहे हैं वो कैंसर की खेती कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उत्पाद हरित क्रांति के बाद जो हरित क्रांति जहाँ तक जरूरी थी वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी जो स्थिति है बहुत ही बेहद ही चिंतनीय स्थिति है। हमने मिट्टी को पूरा खराब कर दिया है, पूरा जहर बना दिया है और सब इस भाग दौड़ में लगे हैं सिर्फ इसके लिए। मानव स्वास्थ्य के ऊपर हमारा कोई कहीं ध्यान नहीं है। जैविक खेती कोई लोग करना भी चाह रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। मैं 10-15 साल से काम कर रहे हैं जैविक के। यदि मैं जैविक करता हूँ, मेरे आजू बाजू में कोई जैविक नहीं करता है तो मैं तो कर लूँगा सब ठीक, लेकिन आजू बाजू से भी उतना बफर भी बनाना संभव नहीं है। कहीं पानी के माध्यम से उनका रसायन हमारे खेत में आता है, कोई ड्रोन से कोई स्प्रे करता है या साइड में कोई आजू बाजू में स्प्रे करता है। तो ये अभी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मधुमक्खी पालन में भी बहुत सारे चैलेंजेस यही हैं कि मधुमक्खी जैसे ये सरेना लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक फ्लाई करती है, तक वो जाती है, दूरी तक वो जाती है। मैं अपने खेत में यदि मधुमक्खियां पालता हूं तो वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे खेत में ही वो रहेगी, आजू बाजू वाले खेत में भी जाएगी। तो ये हमारे इधर के जिले तो काफ़ी सेंसिटिव हैं, जिसमें होशंगाबाद है, नर्मदापुरम है, रायसेन है,
हरदा है, आपका इधर वाला जो एरिया है, निमाड़ वाला एरिया है, खंडवा, खरगोन, ये वाला इधर काफ़ी इनपुट्स जा रहा है पेस्टिसाइड का। इंदौर के आसपास वाला मालवा का एरिया, क्योंकि फसलों के पैटर्न भी इस तरह से सब चेंज हो गए हैं, तो वो उसके लिए खेत को भी खाली नहीं छोड़ रहे हैं, कीट काफ़ी आ रहे हैं। तो ये इसमें भी अभी थोड़ी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अभी एक हिस्सा जो है योगाहार का, अभी जो रहा है योगाहार का जो सेशन था, तो वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और आप जैसे प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये एक आहार के रूप में ही हम योग को अडॉप्ट करें। तो उसी तरीके से ये जो हम खेती भी जो हम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम जितना संभव है, अभी यदि हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो हम हमारे किचन गार्डन को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। टेरेस पे हम गार्डनिंग कर सकते हैं, या जिसमें बिना केमिकल की फार्मिंग हम छोटे से जगह पे हम कर सकते हैं। तो हम लोग हाइड्रोपोनिक भी करते हैं। हमारी 2 यूनिट हमारी इधर हैं विदिशा में, हमारी 2 यूनिट हैं जो 60 महिलाएं रन करती हैं। अगले कभी सत्र में उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो वो पूरा महिलाएं ही सारी इनको वेजिटेबल्स को ग्रो करती हैं। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा सब मोबाइल से कंट्रोल होता है, AI से कंट्रोल होता है पूरा। तो वो सिस्टम हमारे वहाँ लगे हुए हैं। मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग सेंटर भी है, और वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर है। उसमें यदि कोई किसान आते हैं या बच्चे आते हैं तो उनसे हम कोई फीस वहाँ नहीं लेते हैं सिखाने के लिए। ये एक तो पहला हमारा राष्ट्रीय आयोग बैठा था कृषि वाला, तो 1976 में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि परागण, मधुमक्खी जो परागण करती है तो उसका कितना प्रभाव है, एक मोटा-मोटा। तो दालों के ऊपर जो हमारे तिलहनी हमारी फसलें हैं, फल हैं और सब्जियां हैं, तो ये सेब के ऊपर वो बताते हैं कि 180 से लेके 6,950 प्रतिशत तक इसमें फसल की पैदावार बढ़ी है। नाशपाती में 240 से लेके 6,014% तक प्रतिशत तक इसमें पैदावार बढ़ी है। ऐसे करके इनका एक आंकड़ा था, सरकारी आंकड़ा था ये। ये हमारा खुद का ही ये था, ये छिंदवाड़ा का, कि इसमें हमने अलग-अलग चीज़ें लगाई थी। छिंदवाड़ा का नहीं, ये हमारा इधर का गुजरात का है। ये आपका धर्मपुर वलसाड के पास का है। तो करेला, ये इसमें करीबन 10 से 20%, 20 से 30% इंक्रीज हुआ है पॉलिनेशन के कारण। ये अभी भोपाल में भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे संस्थान हैं, जिसमें बाल्मी है, एक आईसर है, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। ये प्रोफेसर विनीता गौड़ा ये परागण करने वाले कीटों के ऊपर काम कर रहे हैं। IIFM में भी इसके ऊपर बात होती है। ये भालू मोंडे साहब हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको पद्मश्री मिला हुआ था पहले। तो ये इस अर्बन बायोडाइवर्सिटी के रूप में इन चीज़ों को लेके वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई अर्बन बायोडाइवर्सिटी, जो शहरी क्षेत्र की जैव विविधता है, उसको भी बचाना जरूरी है, जिसमें मधुमक्खियाँ भी परागण करने वाले कीट भी महत्वपूर्ण है। तो ये लास्ट ईयर हम लोगों ने, बिफोर लास्ट ईयर एक वो किया हुआ था, ये एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमराव साहब वगैरह बहुत सारे लोग इसमें आए हुए थे। ये कुछ तो आर्टिकल, तो ये इसमें हमारा एक नया तरीका को मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम जो मधुमक्खियों की कॉलोनियों को हम परचेज करके लाते हैं, कहीं से लेके आते हैं, या एक बार लेके आते हैं फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमारा जो मॉडल है, हम इसमें मधुमक्खियों को, एक हमारी टेक्निक है जिसको NCT बोलते हैं, नेचुरल कॉलोनी ट्रांसफर टेक्निक। तो हम प्राकृतिक जंगल से या प्राकृतिक आवास से हम मधुमक्खियों को इस बॉक्स के अंदर भरते हैं। तो ये हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं। पहले मधुमक्खियों का जो घर है उसको हम खोजते हैं, खोजने के बाद फिर हम उसकी कॉलोनी को पूरा बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जंगल से या किसी जहाँ पर उसकी कॉलोनी है। तो ये पूरा एक मिट्टी का घर भी हमने बनाया, इसके अंदर भी मधुमक्खियों को पाल रहे हैं। ये मड हाउस है, ये इस तरह का सर। इसमें हाँ, बाकी अभी हम लोग इसमें इसकी पूरी वैल्यू चेन के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा बी बॉक्स को बनाने से लेकर जो दूसरे अदर प्रोडक्ट्स हैं, बीवैक्स वगैरह, इसके ऊपर भी हमारा पूरा काम है। तो इसका भी समरी यही है कि हम जो मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं, वो सिर्फ परागण सेवाओं के लिए हम लोग कर रहे हैं।
और अर्बन बी कीपिंग भी हम कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में परागण सेवाओं को बढ़ाने के लिए और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो इसमें मेरा इतना ही है, बाकी वीडियोस वगैरह हैं तो वीडियोस के ऊपर हम कभी फिर देखते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं। तो यदि इस सत्र में यदि कुछ प्रश्न हैं तो उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हेलो, हेलो। जी जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही और आदरणीय डॉक्टर रोशन राव सर से निवेदन है कि कृपया ये सुंदर सत्र है तो आदरणीय से आप संवाद कीजिएगा, फिर इस संवाद आगे बढ़ता है। जी धन्यवाद आदरणीय सेमवाल जी। बहुत सुंदर चर्चा आज हमारे बीच चल रही है और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भी जिसे भी ऐसा लगता है इसके बारे में कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो वो अपने हैंड रेस करें, तो आप लोगों को बुला लिया जाएगा। पटेल साहब, ये जो हम काम कर रहे हैं तो इसमें मतलब हनी पर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, हनी पे हमारा काम है, लेकिन हम हनी को सेकेंडरी मतलब बाई प्रोडक्ट हम समझते हैं, इसको हम ट्रीट एज अ बाई प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। और जी लेकिन बहुत हमारा कंजर्वेशन वाला पार्ट ये है कि हम इसको बचाने के ऊपर काम करें। और इसमें हमने एक अच्छा काम किया है कि जो परंपरागत हनी हंटर्स हैं, जो हमें पता है कि आदिवासी जो हनी को तो मधुमक्खियों को तो उससे शहद तो निकालना ही है उनको, हम उनको कितना भी समझा देंगे लेकिन वो हनी हनी को तो वहां से निकालेंगे। तो हमने उनको बता दिया कि हम आपको साइंटिफिक तरीका सिखा रहे हैं कि जो जंगल में जो हनी के जो बड़े बड़े छत्ते रहते हैं इनसे वैज्ञानिक तरीके से हनी कैसे निकालना है। तो उसमें हमारी आपको हनी भी मिलेगी और हमारी मधुमक्खियां भी सुरक्षित सुरक्षित रहेंगी हमारी। तो उस तरीके से उनको हमने काफी लोगों को ट्रेनिंग देके और उनको उस हंटिंग वाली प्रक्रिया से थोड़ा हटाया है, उनको हमने डाइवर्ट किया। जी। ये बने सिंह आर्य जी हैं हमारे योगाहर परिवार से। जी आप जी। अपना प्रश्न करें, बने सिंह जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। मधुमक्खी पालन की जो बात कर रहे हैं आप, तो जैसे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की संख्या अगर हम चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं, पर उसका मार्केटिंग के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है लाइफ टाइम के, जैसे हम उत्पादन करवाएं किसानों को तुरंत उसका मार्केट हो जाए ऐसा? जी जी, बहुत बहुत अच्छा आपने चीज बोली है, क्योंकि अभी काफी इस चीज को लेके काफी बात हो रही है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि इसमें हालांकि मधुमक्खियों के बहुत सारे वो भी बने हैं, काफी ग्रुप भी बने हुए हैं। और दूसरा अभी ये है कि अभी हम जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो इसको लेके कर रहे हैं, मेलिफेरा का जो हनी के ऊपर काम कर रहे हैं। जितना भी है वो इटालियन हनी बीस के ऊपर ही काम हमारा है। तो अभी शहद वही वही चीज हो रही है कि हम शहद शहद को लेके ही ज्यादा बात कर रहे हैं हनी के ऊपर। और हनी का प्राइस इतना कम है, आप देखेंगे कि आप जो बी कीपर हैं उनको पता है कि 100 रुपया 150 रुपया केजी से लेके 200 रुपया से ऊपर कहीं हनी का रेट नहीं जाता है। और फिर मार्केटिंग की भी दिक्कत है। तो इसमें यही है कि इसको थोड़ा हम डाइवर्ट करके और एक तो इंडियन हनी बीज के ऊपर थोड़ा काम करें, परागण सेवाओं के ऊपर हम काम करें। जैसे जैसे एप्पल की फसल में एप्पल में होता है, या जैसे अभी हमने छिंदवाड़ा में एक ट्राई किया था, कुछ लोगों ने हमें उन्होंने वहाँ पे ब्लूबेरीज ग्रो किए हुए हैं, तो उनको छोटी 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 मक्खियों की जरूरत थी, करीबन 500 बी बॉक्सेस की परागण सेवाओं के लिए। तो हनी को लेके थोड़ा सा वही है। और दूसरा, यदि क्वालिटी उसमें अच्छी आती है हमारी, तो एक्सपोर्ट वगैरह भी लोग लोग यहाँ से कर रहे हैं। एक हमारे और साथी हैं जो मुंबई में काम करते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं, तो वो आईआईटी के कैंटीन वगैरह में भी काफ़ी उनका हनी वहाँ पे सेल होता है। तो इसमें है स्कोप तो है, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ दूसरी चीज़ें भी हमें परागण सेवाओं को लेके या दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनको लेके भी हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर आदरणीय। जी जी। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें हमारे जी, भाई मधु रजिस्टर क्रांति। करा सकते हैं। जी मधु क्रांति पोर्टल पर जाके आप
एज ए फार्मर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या आप ग्रुप हैं तो ग्रुप के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। और जी वहाँ जी पे आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, जो अपना आपको खरीदने वाले भी मिलेंगे आपको, और दूसरे तरह के लोग मिलेंगे। ये जी जो जी आपका जो कार्य है वो निश्चित रूप से बहुत सुंदर है। और इसमें जो हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादन तो शहद उत्पादन तो अलग चीज है, पॉलिनेशन सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अ, दुनिया में जो बी है वो सबसे ज्यादा, हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन का काम हमारी मधुमक्खी करती है, और इससे उत्पादन भी बढ़ता है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। जी तो दोनों चीजें हैं। और जो हमारे हम अगर नाइजर करें, हम मस्टर्ड की बात करें, ये जो तेल वाली फसलें हैं, जिनकी हम आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस हो रही, हमारे देश को महसूस हो रही, वहाँ ये बहुत बढ़िया काम करती है। मैं अगली कड़ी में श्री रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना प्रश्न करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। दो प्रश्न है सर। एक तो ये है कि आपने जो कहा, जैसे नर्मदापुरम, हम तो नर्मदापुरम में ही रहते हैं, और जी नर्मदापुरम में जो है कीटनाशक का भयंकर। अब भयंकर ऐसे में, है ना, ऐसे में हाँ, जैसे हम जो कुछ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती कर रहे हैं एक एक एकड़ में, ऐसे किसानों को आपके उससे कैसे फायदा हो सकता है? और दूसरा, जो बेचने के लिए आते हैं शहद, जी है ना, जी जी उसमें शुद्धता कैसी देखी जाए? ये दो प्रश्न है सर जी। हो सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। चूंकि मैं भी नर्मदापुरम का ही हूँ, उसी जिले का मैं हूँ। पिपरिया मेरा है, मेरा जहाँ का रहने वाला हूँ, पचमढ़ी के पास। जी तो जी जी एक प्रश्न तो आपका ये है कि ये तो जाहिर है, जग जाहिर है पूरे एमपी में बिल्कुल वैसा ये है कि नर्मदापुरम में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड डल रहा है। काफ़ी बार मीडिया ने भी काफ़ी कवर किया हुआ है, चूंकि मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। और वहाँ यदि आप बी कीपिंग करेंगे तो आप बिल्कुल भी बी कीपिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो उसमें यही है कि आप अभी ये स्ट्रेटेजी यही इसमें निकालिए कि अब छोटे छोटा, यदि हम, हमारे पास एक एक दो दो एकड़ का खेत है, उनका हम ग्रुप बना के, उनका हम ऑर्गेनिक में थोड़ा सर्टिफाई करा के, और थोड़ी थोड़ी जगह पे अभी हम लोग यदि शुरू करते हैं जैविक खेती को, मधुमक्खी पालन को नहीं स्टार्ट करेंगे। यदि मधुमक्खी पालन जी स्टार्ट यदि हम करते हैं, तो वो फिर हम जो वैरायटी है मधुमक्खी की, जो प्रजाति है, वो है ट्राइगोना बिना डंक वाली, जो लगभग 200 से 300 400 मीटर की रेडियस तक ही फ्लाई करती है। 2-3 किलोमीटर तक फ्लाई नहीं करती है। तो उस रेडियस, जी जी, जैसे अपन, और वो थोड़ी थोड़ी वैसी टॉलरेंट वैरायटी है जिसपे थोड़ा सा पेस्टिसाइड का असर थोड़ा कम पड़ता है। तो उसको हम उस, जी जिसको अपन अंधी मक्खी कहती, वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहचान लिया। और वो इतना अच्छा पॉलिनेशन करती है कि उसका यदि आप प्रभाव देख लेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि ये इसका कितना अच्छा काम करती है। ये आपकी जितनी भी आपकी जो जैसे धनिया हो गया है, आम हो गया है, सब्जियां हो गई हैं, इतना अच्छा काम करती है कि आपको समझ आ जाएगा कि इसका प्रभाव कितना है। और दूसरा, ये ज्यादा लंबी दूरी तक फ्लाई नहीं करती, 200-300 मीटर तक ही जाती है। तो वो एक तो दूसरे के खेत में नहीं जाएगी। यदि मेरा जैविक यदि मैं करता हूँ तो वो दूसरे के खेत में नहीं जाएगी, तो वो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरा जो सवाल आपका था कि यदि, नहीं, इसमें एक और प्रश्न है जी कि जैसे हम एक एकड़ में कर रहे हैं और सब्जी भाजी का काम कर रहे हैं, तो हाँ, फिर हमें कितने मतलब बॉक्स रखने होंगे? मतलब एक जैसे एक आपने एकड़ कहा में आप कुछ मत करिए। एक एकड़ में सिर्फ आप 4-5 बॉक्स रख दीजिए, छोटे छोटे होते हैं। और 4-5 बॉक्स से ही आपको पता चल जाएगा इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, मतलब इसका परागण कितना अच्छा करती है ये। तो अलग अलग, तो जैसे, हाँ, जैसे अब मान लो हम बल्लर लगा रहे हैं या बटरा लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, तो इसमें मतलब सबसे ज्यादा फायदा किस में देती है? ये सभी में मिलेगा। जैसा अभी सर ने पिछले अभी बता रहे थे सर, की देखिए, ये जो मधुमक्खियां हैं, सबसे ज्यादा जो हमारी तिलहनी और दलहनी फसलें होती हैं, जिनमें ऑयल ऑयल सीड वाली जितनी भी हमारी फसलें हैं, या जो दाल वाली हमारी पल्सेज हैं हमारी,
उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। और जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो ककड़ी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे गिलकी, लौकी, भिंडी, धनिया, कुछ भी हो हमारी, तो इनके ऊपर बहुत अच्छा इसका काम होता है। और दूसरा ये तरीका है कि आप मधुमक्खी की तो कॉलोनी इसको आपको आसपास यदि मिलती है तो हम उसको बॉक्स में ट्रांसफर करने का तरीका बता सकते हैं, तो आपको अलग से कोई कॉलोनी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी को हम मल्टीप्लाई करना भी सिखा देंगे कि अच्छा, से 2, 2 से 4, 4 से 8 कैसे बनाना है। वो हमारी टेक्निक है, तो वो हम तो पूरा इसके लिए फिर हम जी ओम, फिर इसके लिए हमको क्या कुछ दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या कैसे सिखाएंगे आप? नहीं, तो आप तो कभी भी आ जाइए। रायसेन केवी के मैं जाता हूँ, रायसेन में भी जाता हूँ, बनखेड़ी भी जाता हूँ। आप हमारा विदिशा में सेंटर है हमारा मधुमक्खी पालन का, जो विदिशा रेलवे स्टेशन है आपका, शेरपुरा में हमारा ऑफिस है। और उदयगिरी में हमारा सेंटर है, जहाँ जहाँ शिवराज सिंह जी का फार्म हाउस है, उसके बगल में ही हमारा है, वहाँ वहीं पास में, बिल्कुल बगल में ही। हमारे यहाँ से पहले निकलेंगे ढोलखेड़ी के पहले ही उदयगिरी, वहाँ सेंटर है हमारा अच्छा, वहाँ। आपने आपने मतलब जो नर्मदापुरम में केवी के है, गोविंद नगर जी, में वो जहाँ है, या मतलब अपने नर्मदापुरम में कहीं ऐसी सुविधा हो सकती है? नहीं, अब देख लेंगे, या तो फिर हम केवी के में ही अरेंज करा सकते हैं, उनको बोल के वहाँ पे डॉक्टर वो गर्ग साहब हैं, उनको बोल के, या जैसे जैसा आप बोलेंगे। या कोई किसानों का आप ग्रुप 8-10 किसानों का, या ऐसे कोई ग्रुप यदि होता है 2-4 किसानों का, तो आप मुझे 1-2 दिन पहले बता दीजिए आप मेरे को। आप जिस जगह हैं वहीं जाके हम उसको कर लेंगे, नहीं कोई पर जी। नहीं पर फिर उसके पहले वो ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो छत्ता लगे कि नहीं लगे। अब भाई सबसे पहले तो वो उनकी उपलब्धि होनी चाहिए। हाँ, तो फिर अपन एक दिन का ये ट्रेनिंग रख ऐसा भी सकते हैं अपन, रहेगा। आधे आधे दिन का ट्रेनिंग रख सकते हैं अपन, जी जी आधे दिन का ट्रेनिंग रख जी, सकते हैं। ठीक जो जी, और दूसरा प्रश्न सर। आपका था कि ओम, मधुमक्खी, दूसरा प्रश्न भी था आपका कि ये मधुमक्खी जो शहद की टेस्टिंग कैसे करें। तो एज अ लेमैन, या गांव में जो मधुमक्खियों के छत्ते लेके आते हैं, तो जनरली आपको पता है कि वो अनसाइंटिफिक तरीके से वो एक तो मधुमक्खियों का शिकार करते हैं, उनको जलाते हैं, धुआं देते हैं, और पूरे छत्ते को पूरा क्रश कर देते हैं, जिसमें पूरा उनका लार्वा है, अंडे हैं, सब पूरे मिक्स हो जाते हैं, और पोलन वगैरह। तो ये थोड़ा वो ठीक सिस्टम नहीं है उनका, एक तो तरीका ठीक नहीं है। दूसरा उसमें ओम, शुगर वगैरह भी ऐड कर देते हैं काफी। तो उसके बहुत सारे टेस्टिंग के तरीके, फिजिकली तो हम पानी में डाल के टेस्ट करते हैं, आग लगा के टेस्ट करते हैं, कपड़े पे रख के टेस्ट करते हैं, फिर केमिकल टेस्टिंग करते हैं, तो एनिलीन क्लोराइड वगैरह डाल के भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें शहद में आदमी मिक्सिंग क्या करेगा, उससे महंगी वाली चीज तो मिलाएगा नहीं, या तो शक्कर मिलाएगा या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज। तो ये ओम, नर्मदापुरम से प्रदीप राज वर्मा। मैं एक क्वेश्चन ये मेरा पूछ रहा था जी जी, कि बक्सों में हम ये कानी मक्खी को लगा सकते हैं क्या? कोई बता रहे? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। मतलब जो छोटी मेरा मक्खी है। साथ म्यूट कर ले। नहीं, मेरा जी म्यूट कर छोटी ले। मक्खी को नहीं। आप ये जिसको अपन बोलते हैं, कोथी बोलते हैं, बिना डंक वाली मक्खी, छोटी मक्खी को हम नहीं कर सकते, इसके अंदर बॉक्स के अंदर नहीं लगा सकते। डॉक्टर किशोर दुबे साहब हमारे बीच हैं। जी जी मैं जी। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना प्रश्न करें। डॉक्टर किशोर दुबे साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। आज के मुख्य अतिथि से मेरे दो सवाल है। एक तो सवाल अम्बिका जी ने पूछ ही लिया, उसी से जुड़ा हुआ है कि जो पानी में टेस्टिंग करती है आमतौर पर गांव में या घर में, तो एक जो तरीका है कि भाई शहद एक ड्रॉप ले लो और ग्लास पूरा भरा है तो उसमें डाल दो। वो यदि नीचे जाने के बाद में डिजॉल्व नहीं होता तो प्योर शहद है, और डिजॉल्व होता है तो नहीं है। ये कई बार हमने भी खुद में किया है। तो इसके अलावा और कोई टेस्टिंग है क्या जो होम स्केल पे कोई भी लेमैन कर सके? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और दूसरा जो है कि शहद का जो मार्केटिंग का हमेशा प्रॉब्लम आता है, उसमें हमने थोड़ा सा जो सोच है हमारी कि कन्फेक्शनरी आइटम्स जो है, आमतौर पर बच्चों में तो आजकल बहुत होड़ लग गई, कंपनियों में भी होड़ लग गई है कि अलग अलग छोटे 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के आइटम्स दो करके। उसमें ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन बोलता है कि जो बात हाथ को चिपकती ऐसे आइटम नहीं लेते बच्चे आमतौर पर। उसमें फिर वो डंडा लगाते हैं वो प्लास्टिक का वगैरह और उसके साथ खाते हो। लेकिन जो नहीं चिपकते वो आइटम की बहुत
बड़ी मार्केटिंग होती है और बहुत परचेसिंग होता है। क्या शहद को इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी आई है कि ये चिपकने वाली जो बात है वो किसी एडिटिव के साथ में, कन्फेक्शनरी आइटम के साथ में अगर बनाने के लिए वो हुई है तो निश्चित रूप से शहद को ही बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तो इस बारे में हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जी जी, डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपने दूसरा वाला प्रश्न किया वो तो काफी, अभी उसमें मैं जोड़ना भी चाहूंगा कि बहुत आगे चल के काफी उस पर काम भी होना है और काम चल भी रहा है। तो जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, तो अभी जैसे बताया कि यदि हम एक सिंपल जो टेस्ट जनरली हम लगाते हैं कि एक पानी का गिलास है, उसमें पानी भरते हैं और 1-2 ड्रॉपलेट्स हम उसके हनी के डालते हैं। तो यदि वो तुरंत यदि वो घुल जाती है तो वो नकली शहद हम मानते हैं, और वो नीचे जाएगी, बॉटम पे जाके थोड़ा देर रहेगी, सेटल डाउन होगी, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो डिजोल्व होगी, मतलब वो असली शहद है। एक टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा, मतलब ये लोकल लेवल पे ही हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोग इतने चालाक और बड़े लेवल पे इतना हो गए कि आपको पता हो 2-3 साल पहले कितनी सारी हनी में सब एडल्ट्रेशन आया था, और वो बड़ी बड़ी जो मशीन है उनके द्वारा ही उसको निकाल पाए थे। तो लोकल लेवल पे तो यही है। और दूसरा, यदि हनी को यदि हम ऊपर से नीचे गिराते हैं उसको लेके, तो वो उसका तार नहीं टूटना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि वो बिल्कुल कंटिन्यू उसकी वो नीचे तक आना चाहिए, तार बनता हुआ आना चाहिए। तीसरा, बोलते हैं यदि कपड़े पे यदि हम उसको डालते हैं तो वो उस पे ऐसा, मतलब उस पे चिपकना नहीं चाहिए, उस पे उसको एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, उस पे सोखना नहीं चाहिए। उसकी गोल जो ड्रॉपलेट है वो कपड़े पे हमको दिखना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं भाई ओरिजिनल हनी को, ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो कई जगह एफजीडी वगैरह करे हैं। अब जैसे एक आदिवासी पातालकोट के बोलते हैं कि भाई शुद्ध हनी को कुत्ता नहीं खाता है, डॉग उसको नहीं खाता है। तो अब वो उनका कहीं ना कहीं उस पर कुछ उनका ऑब्जर्वेशन रहा होगा इस तरह का। और एक बोलते हैं कि इसमें मक्खी गिरती है तो गिर के वो उड़ जाना चाहिए, तो असली शहद है। जो नकली शहद है उसमें वो फंस के रह जाती है। तो ये इस तरह के ऑब्जर्वेशंस भी मतलब लोगों से निकल के आए हैं बहुत जगह से, क्योंकि जगह जगह काम करते हैं। तो अब हमने इनको सब नोट डाउन भी कर रखा है कि इसको थोड़ा देखते हैं टैली करके कि ये कितनी सारी चीज़ें सही हैं। और एक जनरल टेस्ट हम वो लगाते हैं, वो एनिलीन क्लोराइड डालते हैं। यदि उसमें उसको जैसे ही हम उसमें डालते हैं, यदि उसमें शक्कर यदि मिली हुई है तो उसका कलर ऑरेंज या रेड हो जाता है। तो वो जनरल एक टेस्ट है वैसा, वो करके भी हम देख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा जो कॉन्फेक्शनरी वाला जो है कि अभी जैसे इतना ज़्यादा शुगर का देख रहे हैं, कितना सारा बच्चे हमारे जितनी भी कैंडीज आती हैं, चॉकलेट्स आती हैं, इनमें कितना सारा शुगर कंटेंट होता है, एनर्जी काफ़ी होती है। तो ये जो हनी है, हनी को भी हम कैंडी के रूप में इसको भी हनी बेस्ड कैंडीज वगैरह भी आजकल बन रही हैं। और कोविड के टाइम में संजीव कपूर जी जो हमारे जो सेफ हैं, उन्होंने भी एक सेशन पूरा लिया था हनी को लेके, कि उन्होंने बहुत सारे जो हमारे आइटम्स हैं, कई तरह के जो उनके आपकी स्वीटनर के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं कई तरह की चीज़ों में भी। जैसे अभी हम चाय बनाते हैं, हनी टी बनाते हैं, या चॉकलेट्स में भी इसका अभी यूज़ हो रहा है। चॉकलेट में भी हो रहा है सर, और कैंडीज वगैरह बनाने में भी हो रहा है इसका यूज़। तो थोड़ा ये और सर्च करना पड़ेगा। हालांकि थोड़ी यदि इस पे ये सही चीज़ होती है तो फिर मार्केट की तो हमें दिक्कत ही नहीं है। यदि थोड़ा और रिसर्च करते हैं लोग तो यूज़ तो हो रहा है, बट उतने तादाद में अभी नहीं है, इतनी तादाद में नहीं, क्योंकि अभी शुगर की डिमांड इतनी ज़्यादा है। और वो पूरा कहते हैं कि शुगर तो पूरा जहर ही है, और बच्चे भी, एक छोटा 2 साल के बच्चे से लेके बड़े लोग भी सब कैंडीज भी खाते हैं, और ये सब शुगर का इनपुट्स भी बहुत जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा और देखते हैं सर, इसको भी थोड़ा सर्च करते हैं। काम हो रहा है, लेकिन किस लेवल पे इसका अभी तक काम है तो थोड़ा देखना जरूरी है इसको भी। हालांकि कुछ हमने अभी सर, हाँ मैं बताना चाहूँगा कि पिछली साल दमोह कृषि विज्ञान केंद्र में 1 महीने का मधुमक्खी पालन का एक कोर्स रखा था। तो उस कोर्स में हनी बेस्ड बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाया था, जिसमें लसोड़े का अचार है। लसोड़े के अचार में हम शुगर की जगह हमने हनी को यूज़ किया था। फिर इसके अलावा कुछ एक हनी ड्रिंक भी बनाया था, जिसमें आपका लेमन और हनी को मिक्स करके एक ड्रिंक बनाया था। काफ़ी अच्छा ड्रिंक था वो। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाई थी। तो इसमें और आप कॉन्फेक्शनरी का है तो थोड़ा और देखते हैं सर, कुछ और R&D करते हैं इसमें, या थोड़ा सर्च करते हैं और क्या हो सकता है इसको आगे। सर एक छोटा सा सुझाव वही था, जी। जैसे
कि लड्डू बर्फी सभी जो आइटम्स बनते हैं हाँ उसमें अगर एक ब्लेंडर करके इसको यूज किया कर जाता, सकते, बिल्कुल कर सकते, हाँ, करना ही हाँ, चाहिए सर, करना ही चाहिए। तो ऐसे आइटम्स यदि मतलब जिसको अपन बना सकते हैं होम स्केल पे, हाँ इसका एक ऑप्टिमाइजेशन किया गया और उसके ट्रेनिंग्स किए गए तो निश्चित रूप से इसका ये हनी के प्रोडक्शन को मार्केटिंग मिल जाएगा और लोगों की सेहत भी अच्छी बन जाएगी। कम से कम शुगर का इस्तेमाल जो है वो कम हो जाएगा इधर। सर बहुत बहुत अच्छा सुझाव है सर ये, मतलब ये तो हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बट दिमाग में कुछ इस तरह का नहीं आया, बट ये मतलब बाकी में एक वैसा है, रिवोल्यूशनरी है। यदि कोई इस पर यदि काम होता है तो मेरे हिसाब से डिमांड मतलब सडनली इसकी हनी की बढ़ जाएगी सर, यदि इसको अपन इसमें करते हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ सर, यहाँ आरोग्य केंद्र है भोपाल में, नेचुरोपैथी सेंटर है संत हृदय राम जी का, बैरागढ़ में। उसमें शहद का काफी यूज होता है और वो जितने भी उनके स्वीट्स बनते हैं, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स के स्वीट्स बनते हैं, उसमें वो एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है सर ये हनी। उनके हर एक प्रोडक्ट में शहद का ही बेस मिलेगा सर। चाहे वो फ्रूट बेस्ड केक बनाते हैं उसमें भी पूरा हनी का ही वो रहेगा, आपके जितने भी स्वीट्स बनती हैं, और बहुत 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 टेस्टी स्वीट्स बनती है जिसमें किसी भी तरह का वो शुगर का एक दाना भी यूज नहीं करते हनी के अलावा सर। थैंक यू सर। जी बहुत सुंदर। अभी बहुत अच्छी चीजें आपने कही है। अभी जो हमारा DRI है, दीनदयाल शोध संस्थान सतना, जी वहां पर भी जो कैंडी बनाते हैं वो आंवला कैंडी, जी और वो जी कैंडी वो पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर उसका एक्सपोर्ट करते हैं और वो सारी शहद की बना के करते हैं। तो इटली और दूसरे देशों में उसका वो उनका एक फिक्स मार्केट उन्होंने कर रखा है। तो ये भी इसमें भी बहुत सारे काम हैं जो प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज में अगर शुगर की जगह हम शहद का उपयोग करें तो निश्चित रूप से ये आगे जाएगा। पटेल साहब, एक और काम हो रहा है, ये नया नेचुरोपैथी में हो रहा है जी कि जो हनी बी से कई सारी जो हनी से वो कराया जाता, हनी बाइट से जी। ट्रीटमेंट किया जा रहा। तो वो मनोज पटेल भी कुछ उस पर काम वो कर हमारे रहे थे। हमारे हमारे साथी हैं मनोज जी, केवी के जी दमोह जी वाले, जी, मेरे दोस्त हैं जानता हूँ। मनोज जी। तो आप इस पर भी थोड़ा बताइए कि किस तरह से कौन कौन सी बीमारियों पे इसमें हाँ हनी के उस पे काम हो रहा है और किस तरह जी से जी। आप लोग काम कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब मैं थोड़ा ऐड भी करना चाह रहा था कि हालांकि अभी हम यदि हमारे उसको देखते हैं, हमारे आरोग्य शास्त्र को, या उसको पुराने समय में जाते हैं, तो जो एपिथेरेपी है, मतलब मधुमक्खी के जहर से बहुत सारे रोगों का इलाज किया जाता है। तो इसमें जनरली आर्थराइटिस का तो काफी जिक्र होता था कि आर्थराइटिस में मधुमक्खी के यदि स्टिंग कराते हैं तो आर्थराइटिस जो गठिया रोग होता है उसमें काफी फायदा मिलता है। और मैं इसके पहले मैं अपना भी खुद का उदाहरण मैं देता हूँ कि मैं मधुमक्खी पालन करता आ रहा हूँ, और इसी इम्यूनिटी काफी बूस्ट होती है। 10-12 साल हो गए, कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई दवाई नहीं ली, और कोविड का कोई भी एक भी सिंगल वैक्सीन भी नहीं लगाया। तो वो मेरा खुद का वो एक अनुभव है, और जितने जो लोग काम कर रहे हैं उनको कभी इस तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जनरली क्या बीच बीच में हनी कभी कभी बाइट भी कर लेती है, यदि हम जब वर्क करते हैं तो अब ऐसा लगता है कि बीच में कभी बाइट करा लेना चाहिए, नेचुरल जो वैक्सीन है वो हमें लगा लेना चाहिए। तो अभी इस पे काफी काम हो रहा है, और इस पे बहुत कम काम है सर, अभी रेयर रेयर काम हो रहा है। जैसे मनोज पटेल जी हैं, वो दमोह में कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है उनका, और उसमें वो काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स पे ये जो मेलिफेरा है हमारा, इटालियन हनी भी है, इसके द्वारा वो बाइट कराते हैं लगभग 300 400 500 से ज्यादा पेशेंट्स को उन्होंने ठीक भी किया है अलग अलग। उसमें आर्थराइटिस भी है, दूसरी दूसरी और भी बीमारियां हैं, उनका एक पूरा लिस्ट भी है उसमें। तो एक बार सर उनको भी अपन चाहे तो संवाद के लिए यदि स्पेशल यदि इसको ही लेके यदि अपन बात करते हैं तो वो तो बहुत सारी चीजों पे काम उनका उस पे कर रहे हैं, जो असाध्य जो बीमारियां हैं उस पे फायदा भी मिल रहा है, उनसे चर्चा हमेशा मतलब बात होती रहती है। तो कई लोग, जैसे हम उत्तराखंड वगैरह में भी जाते हैं, उत्तरांचल वगैरह में, तो फॉरेनर्स भी आते हैं, तो वो भी बाइट भी करवाते हैं, कुछ पैसा चार्ज करते हैं हम लोग, और उनसे वो मधुमक्खियों से बाइट भी करवाते हैं। तो हालांकि इनका थोड़ा साइंटिफिक है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बाइट कराने का है, ऐसा नहीं कि अभी मुझे कहीं पर भी काट लिया, कुछ कर लिया, इम्यूनिटी तो बूस्ट होगा, बट उसके पॉइंट्स उन्होंने अलग अलग बॉडी के पॉइंट्स हैं, कहाँ हाथ में कहाँ कराना, पैर में कहाँ कराना, या गर्दन पे कहाँ बाइट कराना है।
तो बी वेनम बहुत ही इफेक्टिव वो है, और उसको निकालने के लिए अभी बहुत सारी अच्छी मेथड्स आ गई हैं कि मधुमक्खी को बिना नुकसान पहुंचाए। आपको पता है कि जब मधुमक्खी स्टिंग करती है या डंक लगाती है तो मधुमक्खी मर जाती है। मधुमक्खी मर जाती है क्योंकि जैसे वो स्टिंग करती है तो उसका जो डंक जो रहता है वो जैसे मछली पकड़ने का कांटा होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, और वो जो स्टिंग है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से, आहार नाल से वो जुड़ा रहता है। तो जैसे ही वो स्टिंग करती है और वो फिर उड़ती है तो वो वहां से वो ब्रेक हो जाता है, और उसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीड होता है और वो जाके वो मर जाती है। तो हम मधुमक्खी कभी भी ऐसे नहीं बोला किसी को भी वो काट ले, उसको पता है कि यदि वो काटेगी तो उसको उसका बलिदान निश्चित है, मतलब उसका मरना निश्चित है। तो बहुत ही ऐसी स्थिति में वो काटती है जब उसको लगता है। हाँ, एक नई चीज और मैं जोड़ना चाहूँ कि मधुमक्खी बहुत ही शांत और बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की प्राणी है। उसको किसी भी तरह की खुशबू पसंद नहीं है। कभी भी आप मधुमक्खी के घर के पास, छत्ते के पास सेंट लगाकर, परफ्यूम लगाकर बिल्कुल मत जाइए। कभी भी आप गलती मत करिए। आप कभी भी उसके साथ काम करेंगे तो बिल्कुल बिना किसी चीज को लेके आप बिल्कुल सिंपल तरीके से वहां जाएंगे तो आप अच्छे से उनके साथ अपन काम भी कर पाएंगे। बहुत सुंदर आदरणीय, ये इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे वो एग्रेसिव होती है मधुमक्खी। हाँ, कब ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। एग्रेसिव तो ऐसा है कि मतलब ये वैसे तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे मधुमक्खी का यदि घर है तो हमको धुआं नहीं छोड़ना है। हमें कुछ भी बहुत ज्यादा एरोमेटिक कोई खुशबू वाली चीज है उसको वहां ज्यादा वो नहीं करना है। ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और खुशबू वाले जो तेल वगैरह जो लोग लगा लेते हैं उसके आसपास जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट या लहसुन वगैरह जो यदि उसकी थोड़ी सी खुशबू भी आती है और यदि आप आसपास, छत्ते के आसपास रहते हैं तो वो अटैक कर सकती है। तो उसको बिल्कुल वैसा सादगीपूर्ण जीवन उसको उसको जरूरी है उसके लिए। तो ये वाली कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसके आसपास जो धुआं वगैरह रहता है, धुएं से उसको बहुत दिक्कत होती है। यदि कहीं से आ रहा है उसके छत्ते के आसपास तो वो तुरंत एग्रेसिव हो जाएगी और वो बाइट करेगी। तो ये 2-3 तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेके वो जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अगर मधुमक्खी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया तो हम सुरक्षा के लिए किस तरह से उससे वो करें, इस पर भी थोड़ा मार्गदर्शन करें कि हाँ, अगर मधुमक्खी एक यदि अटैक करती है तो एक तो क्या रहता है, हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो मूवमेंट हमको थोड़ा कम करना है और आराम से हमको लेट जाना है। ऐसा लोग बोलते हैं कि हमको, क्योंकि आप जितना ज़्यादा, आप देखा होगा ज़्यादातर मधुमक्खियाँ अटैक करती हैं हमारी आँख के ऊपर करेगी, कभी चेहरे के ऊपर करेगी। तो हमारी जो पलकें रहती हैं वो बार-बार झपकती हैं। तो मतलब ऐसे मूविंग वाले उसके ऊपर उसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी यदि कोई इस तरह से कोई अटैक करती है, और आप पता होगा कि सिंगल मक्खी अटैक नहीं करती है, झुंड में ही करती है जनरली। झुंड में ही अटैक करती है। तो हमें थोड़ा-सा आराम से हमें रुक जाना है और ज़्यादा हाथ-पैर ज़्यादा नहीं हिलाना है, या तो यदि आप उसको लेट जाते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं आराम से, तो वो आपको ज़्यादा वो नहीं करेगी आपको। लेकिन स्थिति जब ऐसी बनती है कि जब वो झुंड में अटैक करती है तो हम भी भागते हैं, हाथ-पैर हिलाते हैं, सिर पे बालों में जैसे आती है तो उसको झड़ाते हैं, तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो बी बाइट जब होती है तो जनरली ये डॉर्सेटा जो होती है, जो भंवर मक्खी रहती है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। यदि ज़्यादा मधुमक्खी यदि बाइट कर ले तो मतलब इंसान उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे केस भी हुए हैं काफ़ी। तो कभी भी एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमें भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हाथ-पैरों को ज़्यादा झटकारना नहीं है। आराम से यदि काटती है तो आप आराम से बिल्कुल जाके थोड़ा लेट जाइए और शांत होके बैठ जाइए आप। और बाइट करती है तो फिर आपको तुरंत इसका कोई देसी इलाज नहीं होना चाहिए, सीधा जो भी डॉक्टर है आस-पास तो वहाँ ही इसको दिखाना चाहिए। एक आधा काट ले तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोहे-वोहे की वो जो सरौती है या किसी लोहे के ऑब्जेक्टिव से हम उसको थोड़ा घिस लेते हैं, तो उससे भी फ़ायदा इसमें मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय पवन सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और मार्गदर्शित करें। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर रोशनलाल जी। आज का सत्र बहुत अच्छा रहा है। पटेल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आज बताया है, और मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि मधुमक्खियों के साथ काम करने में बड़ा सुकून मिलता है। और जब हम देखते हैं कि उनकी मैंने उत्तराखंड के
पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी जो प्राकृतिक रूप से जो जाले बनते हैं, जो दीवार के बीच में ये अपना घर बना लेती हैं या इनके लिए एक विशेष व्यवस्था बनाते हैं, वैसा मैंने काम करने का प्रयास किया था कई वर्ष पहले। और फिर मैंने इसको देखा कि ये जो संस्थाएं वहाँ पर काम कर रही हैं, उन्होंने कई तरह का इनोवेशन किया। लॉग के अंदर भी उन्होंने फ्रेम लगा करके उसको किया। इसके अलावा जो जाले थे दीवार के बीच में, उसमें भी फ्रेम लगा करके किया। जो बाहर में जो दीवार बनती हैं उसके अंदर भी ऐसा करने का उन्होंने प्रयास किया। तो बहुत सारे इनोवेशंस हैं। और लेकिन ये जो वैरायटी थी ये मेलिफेरा नहीं थे, ये जो इंडियन हनी भी है, सरेना इंडिका, सरेना के ऊपर ही काम, सरेना, हाँ जी, सरेना, उस पर उन्होंने काम किया। तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव है। और उसका जो शहद है, शहद की भी क्वालिटी अलग अलग वनस्पति के आधार पर, उनके पराग के आधार पर अलग अलग मापी जाती है, जैसा कि हम देखते भी हैं। तो उत्तराखंड में एक पेड़ होता है जिसको पैया का पेड़ कहते हैं, पदम कहते हैं, वाइल्ड चेरी कहते हैं। तो कहा जाता है कि उसका शहद बहुत अच्छी है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और वो उस समय पर होता है जब फूल बाहर नहीं होते हैं, बाहर फूलों का अभाव रहता है। तो उस समय उस वृक्ष के जो फूल हैं उससे जो पराग, जो हनी तैयार होता है, उसकी बड़ी अच्छी गुणवत्ता। तो मैंने भी इसको टेस्ट किया। सफेद रंग का शहद, बिल्कुल घी जैसा लगता है कि घी को आपने कर लिया। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में इस तरह की जो वनस्पति आधारित जो पॉलिनेशन का जो तो कार्य अपना है ही, जिसमें आपकी यील्ड 30-50-40% तक बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा जो हनी का कार्य है, हनी का जो प्रोडक्शन है, वो वनस्पति के आधार पर भी, अगर उसका जड़ी बूटी वाले वनस्पतियों का हनी तैयार किया जाता है तो उसकी गुणवत्ता, शायद उसके गुण उसमें भी आएंगे। और इसके अलावा जो हनी का, जैसा बताया है कि बाय प्रोडक्ट्स, हनी एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इसके मेन प्रोडक्ट बाकी और भी जो चीजें हो रही हैं वो काफी अच्छे दामों पर उनकी बिक्री होती है, या उसके अच्छे रेट में उसकी उपलब्धता होती है। मार्केटिंग की कितनी है मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी प्रोडक्ट्स का, जैसे वो जेली बनाते हैं या रॉयल जेली बनती है, या इसके अलावा जो बी वेनम होता है उसको बनाते हैं, या बी पॉलन होता है उसकी तैयारी, उसको इकट्ठा करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये जो व्यवसाय के रूप में भी और प्रकृति के रूप में भी एक काफी अच्छा व्यवसाय जो है, इसको अपनाया जा सकता है। व्यवसाय नहीं भी अपनाए, उसको यह देखें कि उसकी उसकी जो भूमिका है हमारे 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 जीवन में, प्रकृति में, खेती बाड़ी में, तो उसका ही अगर आकलन कर ले जाए तो कई गुना जो वो शहद का उत्पादन करती हैं उससे कई गुना ज्यादा वह अपने आसपास के जो है पर्यावरण को, प्रकृति को, खेती को दे पाती है। तो बहुत अच्छा आज का उद्बोधन इस विषय पर। और भी जो इससे संबंधित विषय है उस पर भी आने वाले समय पर जब समय मिले तो उसमें भी जरूर चर्चा करेंगे। जी सर, धन्यवाद। उत्तरांचल में सर अतर सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कतूरिया जी। उत्तरांचल में शिवालिक के नाम से उनका ब्रांड है। जी। और आज ये जी, कोटद्वार में उनका। हाँ हाँ, इसके वो हमारे गुरु जी हैं, ये मान लीजिए हम उनसे ही सीखे हैं सारा सब। अच्छा। इसके अलावा और भी जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो रुद्रप्रयाग है, हाँ हाँ, वहाँ पर घाटी का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया कि हनी वैली के आधार पर। हाँ, उस वो उनका वैली का रुद्र, एक्चुअली मैं पहले सर वहीं वर्क करता था। मैं अपना ये जो ऊखीमठ है सर, ऊखीमठ में एक प्रोजेक्ट था बहुत पहले। एक संस्था है ATI, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया, काम करती है। तो उनका बहुत पहले, मतलब ये करीबन 15 साल पुरानी बात होगी, वहाँ इनका एक वर्ल्ड बैंक का ही प्रोजेक्ट था जो इसके ऊपर काम था। ऊखीमठ और रुद्रप्रयाग में ही उनका पूरा काम था। वहाँ अगस्त मुनि और वाला एरिया पूरा उधर काम था। और अभी सर रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने सर उदयपुर में भी एक सेटअप किया। सलूम्बर एक जिला है, सलूम्बर से नया जिला बना है। उदयपुर के पास है, आपका महासमुंद के पास ही है। तो आज वहीं जाना है, रात को मेरे को वहाँ निकलना है। तो उनका आदिवासी लोग सर, देखिए वो आदिवासी इतने मतलब
वैसे एरिया के उनको सिखाया और उन्होंने कम से कम 40 से 50 मधुमक्खी के बॉक्स को जंगल से पूरा भर के रखा हुआ है पूरा। एक बार सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग दी उनको, बताया कैसे इसको जंगल से कैसे कॉलोनी ढूंढना है, कैसे बॉक्स में भरना है, तो उन्होंने वो पूरा काम कर लिया। तो अभी स्टिल डेट कम से कम 30 से 40 उनके बॉक्स भरे हुए हैं। अब वो बोले आगे अब क्या करना है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो उसके लिए उसकी डिमांड, जैसे अभी आप सर जो बोल रहे हैं कि हर्बल जो प्लांट्स का जो हनी है, ये जो ट्राइगोना जो मक्खी होती है जो बिल्कुल बारीक वाली, वो जनरली हर्ब्स को और छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट्स को ही पॉलिनेट करती है सर, उनके फ्लावर्स को। तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा रिच होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतनी रिच होती है कि आप उसका 1 चम्मच हनी भी खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब 2 चम्मच नहीं खा पाएंगे आप, इतना स्ट्रॉन्ग हनी होता है। क्योंकि उसमें जितना नेक्टर पॉलन है वो सब ज़्यादातर मेडिसिनल प्लांट्स के ही होते हैं, हर्ब्स के ही होते हैं। हालांकि वो उस पर काम इंडिया में बहुत कम है और वो उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम मिलती है। केरल में काम करते हैं, एक बीनू जी हैं, वो काफ़ी बड़ा काम है उनका केरल में उनका। वो ये ट्राइगोना का भी उन्होंने, उनसे ही हम लोग सीखे हैं पहले। तो सर ये इसके ऊपर इस तरह का काम होना चाहिए कि अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाला ये हनी है। और जो आपने सर ने बताया वो मैं भूल गया था पहले, कि ये जो हनी का जो क्वालिटी है वो वहाँ की जो वेजिटेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वहाँ किस तरह का। उत्तराखंड जैसे हिमालय का एरिया है तो उसकी क्वालिटी आपको अलग मिलेगी, अमरकंटक की हनी अलग मिलेगी, पचमढ़ी की हनी अलग मिलेगी, मंडला की अलग मिलेगी, और जो भोपाल शहर का जो हनी अर्बन एरिया से कलेक्ट कर रहा है उसकी क्वालिटी अलग मिलेगी। हो सकता है उसमें कार्बन पार्टिकल्स भी बहुत सारे हों। और सरसों की हनी है तो उसमें कोई ज़्यादा सरसों के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ एक सिंगल मोनो क्रॉप पे काम करती है, सिंगल क्रॉप पे, तो उसमें उसकी ही प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो हनी को टेस्ट करके आप बता सकते हैं कि ये किस सीजन का हनी है और इसमें इसके आसपास कौन सी वनस्पतियां रही होंगी। अब लेकिन हालांकि काफ़ी लोग उसमें थोड़ा चालाकी कर रहे हैं कि ये लीची का हनी है, जामुन का हनी है, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं है। वो चीज़ें होती हैं, यदि बड़ा ऑर्चर्ड आपके पास है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अभी लोग क्या कर रहे हैं उसमें एसेंस वगैरह मिला के और ये सब फ्लेवर वगैरह उसको मिला के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये थोड़ा उसके हिसाब से ठीक नहीं है। भोपाल का व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास लीची का हनी है, जामुन का हनी है, हमारे यहाँ बी कीपिंग करते हैं, बट वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा इतना बड़ा कोई ऑर्चर्ड नहीं है, जामुन का कोई बगीचा नहीं है, इतना बड़ा आम का बगीचा नहीं है, तो ये हनी पर कैसे आप उसको बोल के दे रहे हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं सर इसमें, बट अभी जो काम करना बड़ा ईमानदारी से और ऑनेस्टी के साथ ही काम करना है। वो चीज़ भले ही हम थोड़ा प्रोड्यूस करें, लेकिन अच्छा बाकी लोगों को दें और हमारी वैल्यूज के साथ ही उसको करें सर। जी बहुत सुंदर पटेल साहब आपने जो जानकारी दी। थैंक यू सर। इसमें एक चीज़ ये है कि हम हनी का उपयोग कितना करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम तो चाहते हैं कि रेट अच्छे मिले, पर ये देखा जाता है कि हमारा जो वो है उसमें भारतीय जो दशा है उसमें हनी का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं लोग, और जो यूरोपीय कंट्रीज है उनके जो पर डे हनी का कंजप्शन है, पर ईयर पर हेड पर ईयर कंजप्शन है बहुत अच्छा है। जी सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब अभी यूरोप का कंजम्पशन देखेंगे और इंडिया का, तो सर वो हमारा कुछ ग्राम में आएगा, उनका उसमें केजीज में आएगा सर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर। अभी बीच में तो मार्केटिंग की बात करते हैं तो बिकेगा कहाँ भाई? हमारे पास 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। हाँ। ये अगर नहीं खाएंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? बिल्कुल सर, बहुत सर। अभी वो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसका कुछ अदर हम जो जैसे कैंडीज वगैरह और ये सब इस चीज को लेके, तो हम इसका पहले कंजम्पशन हमको बढ़ाना है। तो अभी जैसे हम जैसे योगाहार के माध्यम से या फिर हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यदि हम लोगों को इंस्पायर करें कि भाई आप शक्कर की जगह हनी को यूज करिए, फिर हमें उनको बताना भी है कि कैसे भाई चाय में कैसे डालना है, दूध में कैसे डालना है, या दूसरी चीजें जो ड्रिंक्स वगैरह बनाने हमारे शरबत वगैरह या फिर दूसरी चीजें हैं, तो ये इसकी डिमांड हमें बढ़ानी पड़ेगी सर। क्या आइसक्रीम ले लेंगे साहब? हम हनी के एक बोतल नहीं लेंगे 200 रुपए की। तो सर हम बनाते हैं सर, हम बनाते हैं, कुछ चीजों पे काम करते हैं। हमने बाकी अचार वगैरह लसोड़ा का अचार और कुछ बनाए, बट आज हमारी इसमें आपके इसके माध्यम से मेरी आंखें भी और भी खुल गई सर। इस पे बहुत बड़ा स्कोप है और कभी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वैसे चर्चाएं कभी नहीं हुई ऐसे। तो आप जितने सब
इसमें इतने प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं इनको हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन फेज में इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जी जी, आदरणीय दिनेश चंद सहवाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें, और कल्पना बहन उनके बाद आप आमंत्रित हैं और आप समापन भी करेंगे। सहवाल साहब। जी आदरणीय, ये हानि की बात है, तो स्वाद की बात भी है, हेल्थ की और धन की बात भी है, बड़ा अच्छा रहा। और वास्तव में इस क्षेत्र में अलग ही आकर्षण है। और हाँ, फिर आकर्षण का विषय मेरे लिए ये भी रहा कि आपने ऊखीमठ क्षेत्र एरिया, उस एरिया में आप रहे हैं, उधर ही मेरा गांव भी है। अच्छा। और जी सर, और उधर में असल में वहाँ पे पहले कुछ समय पहले ATI में काम कर रहे धीरू भाई जो धीरुवाण जी हैं, हाँ, धीरुवाण उनसे जी। भी जी। हाँ, उनसे मैं बात कर रहा था। हम यही बात कर रहे थे कि जैसे अभी पवन सर ने कहा कि हम कुछ जगह पूरा पैया लगा दें या ये मिक्स फॉरेस्ट कर दें, इस तरह से बात हो रही थी, लेकिन वो हुई नहीं बात, कुछ पौधे लगा करके हम छोड़ दें और आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये चर्चा सुनकर के फिर ऊर्जा आ रही है कि हाँ, ये इस तरह से हो सकता है। और मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे वहाँ पे विंटर सीजन में खूब ठंडी तो पड़ती है, और तब क्या जैसे ये हमारी मधुमक्खियां हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, जो अगर हम उनको कॉलोनी अपने हिसाब से वहाँ पर, एक तो जो ट्रेडिशनल तो हैं दीवारों में हैं, ये तो हैं कुछ जगह पे हैं, लेकिन जो कॉलोनीज हम लगा लेते हैं तो उनकी कैसे हम रक्षा कर सकते हैं विंटर सीजन में खासकर? विंटर का मैनेजमेंट है, जैसे हमारे यहाँ हम जो बात करते हैं, हमारे यहाँ समर का मैनेजमेंट रहता है और मानसून का मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि ऐसा ये कहते हैं कि साल में जो 2 पीरियड ऐसे आते हैं वो डर्थ पीरियड होते हैं, अकाल काल जिनको हम बोलते हैं। जब नेक्टर और पॉलन मतलब फ्लावर्स की कमी हो जाती है, नेक्टर नहीं मिलता, प्रॉपर पराग नहीं मिलता है, तो विंटर में देखिए एक तो ये है कि आपका उत्तराखंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपका जो नेटिव जो हनी है सेरेना इंडिका, उसकी एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ज़्यादातर आपके उत्तराखंड रीजन में बहुत बड़ी 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 तादाद में मिलती है। वो मेंटेनेंस ऐसा है कि इसमें एक तो यही है कि पूरा इसको प्रॉपर, इसमें ज़्यादा एयरेशन वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से कवर करके रखना है। यहाँ पर भी करना पड़ता है, हमारे यहाँ भी विंटर में ओपन, क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो डायरेक्ट हवा उसके बॉक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो प्लास्टिक से हम उसको पूरा बॉक्स को कवर कर देते हैं। सिर्फ सामने का जो गेट है उसको ही हम सिर्फ वो करते हैं। और उस टाइम तो देखा था कि इसमें आपके यहाँ जब काफ़ी ज़्यादा ये होता है तो इसकी मूवमेंट वगैरह भी काफ़ी कम हो जाती है, हनी बीज की भी। विंटर में उतना ज़्यादा बीज भी इतने सारे एक्टिव नहीं होते हैं, तो उसको आप ये यही कह सकते हैं कि उधर का जो क्लाइमेट है, मतलब जो स्पेसिफिक रीजन का है, तो वो हमारे लिए डर्थ पीरियड ही होगा, उसमें डर्थ पीरियड ही माना जाएगा। जैसे मानसून आपका यहाँ समर ज़्यादा नहीं होती है, आपके यहाँ समर गर्मी नहीं होती है सर, वहाँ पे आपके उतना जो यहाँ जो गर्मी MP में जैसे जो गर्मी देख रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट हम यहाँ हमारे पास दो समय है मैनेजमेंट का, एक गर्मी का मैनेजमेंट हम करते हैं और एक मानसून का मैनेजमेंट करते हैं। तो आपके यहाँ गर्मी का मैनेजमेंट ना हो के आपके यहाँ सिर्फ विंटर का मैनेजमेंट रहेगा और मानसून का मैनेजमेंट, क्योंकि आपके यहाँ वर्षा भी बहुत होती है, कभी बादल भी फट जाते हैं, बहुत स्पीड में बारिश होती है। तो मैंने देखी है वहाँ की बारिश, यहाँ की बारिश से और वहाँ की बारिश में बहुत बहुत अंतर है। तो ये दो डर्थ पीरियड में हमको बस यही है कि बक्सों को सिर्फ बचाना है हमें, कैसे भी करके सिर्फ वो कवर करके उनमें डायरेक्ट हवा ना जाए, और अंदर अंदर के जो हमारा ये जो ब्रूड चैम्बर है उसके ऊपर कहीं हम कुछ इस तरह से, हमारे यहाँ जैसे हम धान के पुआल का एक पूरी लेयर बना के डाल देते हैं, तो वो एक इंसुलेटर का काम करता है, तो उसमें जो गर्मी अंदर पूरी गर्मी बनी रहती है अंदर, तो थोड़ा उसको भी वार्म बना के हमको रखना है। तो ये थोड़ा इस तरह का मैनेजमेंट। और दूसरा ये है कि जो पर्सन जैसे आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ की जो परिस्थिति या वहाँ की जो दिक्कतें हैं ना, वो उसको आप ही बता के सॉल्यूशन भी आपको ही वहाँ पे करना होगा उसका, क्योंकि जहाँ जो समस्या जिस तरह की है ना, उसका समाधान भी उधर ही मिलेगा आपको। तो जो वहाँ के जो और भी दूसरे बी कीपर हैं, बहुत सारे जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस वहाँ आ रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या क्या उपाय कर रहे हैं, तो वो उस समय मैं तो इतना ही देखा था कि इस तरह से सब ये चीज़ें होती थी वहाँ, कवर करके ये सब पूरा पुआल वुआल सब लगा के पूरा इंसुलेटर का ये सब करके, तो वैसा है सर। हाँ जी सर,
लेकिन हाँ, ये देखने में वही बात सामने आई, जैसे आपने रोशन लाल सर कह रहे थे कि बहुत सारे घरों में तो छत्ते मिल जाएंगी मधुमक्खी की, बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, लेकिन कंजप्शन नहीं है, तो वो रख लेते हैं या फिर बेच लेते हैं। तो कुछ ही घर ऐसे हैं कि जो रेगुलर इसका सेवन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम मैदानी इलाकों में आते हैं तो फिर एक बड़ा प्रश्न ये भी हो जाता कि अब अगर मार्केट में जाएं तो कौन सा हनी लिया जाए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि कहाँ से कौन सा हनी सही है, कौन सा ब्रांड का सही है, कौन सी दुकान का सही है। ये भी बड़ा प्रश्न ये है। तो इसकी प्योरिटी पे भी बड़ा, गुणवत्ता पे भी एक मंथन जैसा विषय है सर जी। आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल्पना बहन जी, आप जी बात जी रखें और साथ में आभार भी। जी, धन्यवाद भैया जी। मुख्य अतिथि को सादर नमन, सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन।